हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडिया और उसका नेबरहुड। आपको पता है कि हमारा नेबरहुड चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या श्रीलंका हो, अलग अलग तरह से क्राइसिस फेस कर रहा है। और इंडिया का जो पॉलिसी रहा है, चाहे हम गुजराल डॉक्ट्रिन से देख लें या अभी का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी देख लें, हम अपने नेबर्स का हमेशा ख्याल रखे हैं। लेकिन क्राइसिस भी आ रहे हैं, कुछ कुछ नए चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे चाइना हम्बनटोटा पोर्ट में उसने अपना पहला जो स्पाई वॉरशिप है वो रखा है, जो कि एक इंडिया के लिए चैलेंज है। उसी तरह अलग अलग जो नेशंस है हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, उसमें हम अलग अलग देख रहे हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और फॉरेन पॉलिसीज़ में हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ रही है। और जो नए नए क्राइसिस है उसको और बेटर हैंडल करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम देखें किस तरह से डायनामिक्स है, तो उसमें आपका आएगा नेपाल का इशू। जिस तरह से तालिबान अफ़गानिस्तान में कंट्रोल जिस तरह है, उसी तरह अब अफ़गानिस्तान से जिस तरह यूएसए निकल चुका है और अफ़गानिस्तान में अब तालिबान का टोटल रूल है। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस का है, उसी तरह पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है। और पाकिस्तान हमेशा इंडिया को अनस्टेबलाइज करना चाहता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हो या ड्रग्स भेज के। तो अलग अलग तरीके से पाकिस्तान हमेशा इंडिया को अनस्टेबल करने की कोशिश करता है। उसी तरह नेपाल में हम देखते हैं कि चाइना का और ज़्यादा एग्रेशन हो रहा है, चाइना और ज़्यादा एंट्री कर रहा है। तो अभी जो इंडिया के पास चैलेंजेस हैं, देखिए वो अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज़ के थ्रू उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम कंट्री बाय कंट्री देखें कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और इंडिया का क्या पॉलिसी है, तो पहला तो बांग्लादेश अगर आप देखो तो देखो जो बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेंट आते हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि असम और स्पेशली त्रिपुरा जैसे जो स्टेट्स हैं वो इसका इम्पैक्ट हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप त्रिपुरा में देखोगे तो जो वहाँ की इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ पे वो माइनॉरिटी हो चुकी है। और इतना ज़्यादा रेफ्यूजी वहाँ पे देखा गया कि जो बंगाली पॉपुलेशन है वही मेजॉरिटी में चली गई है। तो इस तरह से जो पूरा पॉपुलेशन का डायनामिक्स है वो इम्पैक्ट हो रहा है बांग्लादेश से जो रेफ्यूजीज़ या इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उसके कारण। दूसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको पता है हमारा पाकिस्तान के साथ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहा है। हम इंडिपेंडेंस से पहले से हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ते आए हैं कि किस तरह से चीज़ें बदली और दोनों देशों का विभाजन हुआ, ठीक है। लेकिन अभी देखा गया है कि चाहे वो उरी अटैक हो या पुलवामा अटैक हो, तो पाकिस्तान अभी भी इंडिया को बैक स्टैबिंग कर रहा है टेररिज्म के थ्रू, ड्रग भेज के, साथ में जो इन्फिल्ट्रेशन करके बॉर्डर पे। वहीं नेपाल पे अगर हम देखो तो नेपाल में देखा जा रहा है कि जो चाइना है वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, वो अपना जो दबदबा है नेपाल पे वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और आपको पता है कि नेपाल जो है वो बफर स्टेट की तरह है इंडिया और चाइना के बीच में। इसीलिए फिर रिसेंटली देखा गया कि जो मैप नेपाल ने पॉलिटिकल मैप जो अपना प्रेजेंट किया, उसमें काला पानी को एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी मार्क किया उन्होंने। काला पानी को वो अपना मानता है, चाहे वो काला पानी लिम्पियाधुरा लिपू लेक हो उत्तराखंड का, ये उन्होंने नेपाल में एज अ पार्ट ऑफ नेपाल दिखाया, ठीक है। उसी तरह श्रीलंका में अगर आप देखो तो जो चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए, जैसे कि चाइना का वहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट पे जो कंट्रोल हो गया है, और साथ में जो फिशरमैन डिस्प्यूट है श्रीलंका के साथ, ये है हमारा प्रॉब्लम। पांचवा है चाइना। आपको पता है कि चाइना पे तो हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। वो चाइना के साथ हमारा अगर हम देखें तो एक तो चाइनीज़ गुड्स हमारे पूरे मार्केट को टोटली कब्जा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स चीप होते हैं। साथ में हमारा जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है या हाइड्रो पॉलिटिक्स है ब्रह्मपुत्र पे, जैसे कि अभी रिसेंटली गलवान वैली क्लैश में भी आपने देखा कि हम चाइना पे रिलाई नहीं कर सकते। वो धीरे धीरे चाइना जो है वो हमारे ही जो ज़मीन को अधिग्रहण करते जा रहा है। उसी तरह हम अगर ओवरऑल जियोपॉलिटिकली भी देखें तो चाइना चाहता है कि जो पूरा एशिया हो वो यूनिपोलर हो, पूरा एशिया उसके कंट्रोल में रहे, ठीक है। जो बाकी जो स्टेट्स हैं हमारे जो नेबर्स हैं, जैसे म्यांमार में जो मेजर इशू है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। और जिस तरह से अभी मिलिट्री रूल है वहाँ पे, ठीक है। तो हम इवन दो हम सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन हम अगर म्यांमार में
मिलिट्री के अगेंस्ट गए तो चाइना वहाँ पे कब्जा कर लेगा। तो वी हैव टू मेक अ बैलेंस ऑफ पावर। चीज़ों में हम लोग को अपना नेशनल इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान का कंट्रोल हो गया है, तो इस तरह से आप अलग अलग नेशन वाइज देख सकते हो क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आप मालदीव्स में देखो तो वहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया आउट कैंपेन देखा गया, ठीक है। साथ में नेपाल में जैसा मैंने बताया कि चाइना का फुटप्रिंट बढ़ रहा है। तो इस तरह से छोटी छोटी चैलेंजेस और कहीं कहीं बड़ी बड़ी चैलेंजेस देश वाइज कंट्री वाइज आप देख सकते हो। जो इंडिया का जो पूरा पॉलिसी है वो शिफ्ट किया है, ठीक है, रिवाइज किया है इंडिया ने अपनी पॉलिसी को, क्योंकि इंडिया हमेशा खुद को एज अ बिग ब्रदर मानता है। वो हेजमॉन की ट्रैक नहीं करता, वो अपने नेबर्स का ख्याल रखता है। इसलिए आप गुजराल डॉक्ट्रिन टू आप अभी का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या सागर डॉक्ट्रिन देख लो, या एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन, तो वो इंडिया के पूरे अप्रोच में दिखता है। और यही जो हमारा रिवाइज्ड फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें भी दिख रहा है। दूसरा है कि हम हमेशा लेसर इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं। मतलब कि जो भी हमने हिस्टोरिकली सीखा, चाहे वो श्रीलंका में जब हमने तमिल के अगेंस्ट एलटीटी के अगेंस्ट आर्मी भेजा था, या फिर बाकी भी जो सिनेरियोज़ में, तो हमने समझा है कि जो देश हैं, ये सारे छोटे छोटे देश, इनकी सॉवरेनिटी को मेंटेन करना जरूरी है, और इसलिए इंडिया ज़्यादा इंटरवीन नहीं करता है। साथ में जो भी नया डायनामिक्स होता है उसको इंडिया को बेसिकली उसका एडवांटेज लेना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल शिफ्ट्स हैं, जैसे पाकिस्तान को हम टोटली जो डायलॉग है वो नहीं बंद कर सकते पाकिस्तान के साथ। हमें बैकडोर डिप्लोमेसी चालू रखनी चाहिए, क्योंकि हम चाहे अच्छा लगे या ना लगे, बट हम अपने नेबर्स नहीं चेंज कर सकते। जो नेबर्स हैं वो हमेशा यही रहेंगे। उसी तरह जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सार्क हो या बिम्स्टेक हो, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और देखिए, सार्क कभी रिप्लेस नहीं कर सकता बिम्स्टेक को। हालांकि बिम्स्टेक के एडवांटेज है, बट सार्क कैन बिम्स्टेक जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता सार्क को। तो सार्क की वाइबिलिटी को भी मेंटेन करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा इंडिया के लिए। फिर साथ में जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या जो गुड और लोगों का पीपल टू पीपल ट्रांजिट है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। साथ में ट्रेड को और ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग देखिए, ट्रेड और इकोनॉमिक्स ऐसा एरिया है जिसका ना स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। मतलब ट्रेड अच्छा होता है तो इससे क्या होता है कि हमारा पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो भी चांस मिलता है बेटर होने का। उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में जैसे मोटर एंड व्हीकल एग्रीमेंट हमने किया हुआ है हमारे कुछ नेबर्स के साथ, तो हमें और ज़्यादा बेटर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। और जो भी हम प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं उसको और स्पीडी तरीके से करने की ज़रूरत है। जैसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट का जो पूरा प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया, म्यांमार का, थाईलैंड का, तो वो और ज़्यादा उसमें स्पीड लाने की ज़रूरत है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है, ताकि और ज़्यादा बेटर ट्रांसपोर्ट हो। तो इसीलिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सागर इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग। थैंक यू।